देखिए जी, मैं पहले ही साफ-साफ बता दूँ कि अगर तो आप लेजेंड ऑफ मौला जट के बहुत बड़े फ़ैन हैं ना, तो अपनी ज़िम्मेदारी पर ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज़्यादा सख्त बातें करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप एक चीज़ साइड पर करें ना कि ये पाकिस्तानी फ़िल्म है और क्या शॉट्स हैं, क्या कमाल का कैमरा वर्क है। आज से पहले हमने पाकिस्तान में कभी ऐसी फ़िल्म देखी नहीं, भई हॉलीवुड लेवल की फ़िल्म है, वगैरह-वगैरह। ये होम्योपैथिक मीठी गोली मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। अगर आप वो देखकर अपना दिल खुश करना चाहते हैं, तो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा है और ऊपर स्क्रीन पर भी है, तो आप जाकर वो देख लीजिए। सो पाकिस्तानी फ़िल्म और सिनेमाटोग्राफी, यही 2 क्वालिटीज़ हैं लेजेंड ऑफ मौला जट की, बस। इसके अलावा फ़िल्म में कुछ भी नहीं है। देखा? ये सुनकर ये वो आता मारी सटकली हो गया ना? भई ये तो होगा। दोस्तों, मैं इसमें आपको थोड़े बहुत स्पॉइलर भी दूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका फ़िल्म का जो मज़ा है वो ख़राब हो। मैं चाहता हूँ कि आप ये फ़िल्म जाकर सिनेमा में देखें और इन चीज़ों को खुद एक्सपीरियंस करें, क्योंकि हमारी फ़िल्म है, इसको हमने सपोर्ट तो बहरहाल करना ही है। लेकिन आज जो मैं बातें करूँगा वो एक कड़ी तनकीद होगी और ये तनकीद बराए इस्लाह होगी। हमारा मकसद किसी की मेहनत पर पानी फेरना बिल्कुल भी नहीं है। सो आप देख रहे हैं हाफ स्टार, मैं हूँ याहिया खलीकुज़्ज़मान वाईकेज़ी। तो चलिए चलकर लेजेंड ऑफ मौला जट का तनकीदी जायज़ा लेते हैं। दोस्तों, फ़िल्म का सबसे बुनियादी कंपोनेंट होता है फ़िल्म की कहानी, जो कि इस फ़िल्म में मुझे कहीं नहीं मिली। पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक कुछ समझ नहीं आया। यूँ कह लें कि कोई सर-पैर ही नहीं है। कुछ पता नहीं चला कि वो सरदार जट को आपने क्यों मारा? मौला जट कैसे बच गया? मुखो की एंट्री कैसे हुई? ज़मीन और आसमान एक करके आपने नूरी और मौला जट को आमने-सामने ला खड़ा किया और फिर उनकी पहली और आखिरी फ़ाइट करा दी। उसके बाद फ़िल्म ख़त्म। मैं सारी फ़िल्म में क्लाइमेक्स को ही ढूँढता रहा। पर जहाँ क्लाइमेक्स आ सकता था, वहाँ तो आपने अजीब हरकत कर दी। कभी मौला जट ने जुगत कर दी वहाँ पे, कभी वहाँ नूरुन्नाथ ने जुगत कर दी। बिलाखिर ये हुआ कि भई ये क्या है? आपने एक ऐसे करैक्टर को कत्ल करवा कर उन दोनों की आपस में लड़ाई करवा दी कि जो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा। एक हाई डोज़ दिया आपने जाकर एंड पर फ़िल्म पे और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह करके आपने फ़िल्म को ख़त्म कर दिया। इतने अच्छे मोमेंट आए फ़िल्म में, लेकिन सब ज़ाया कर दिए गए मेरी नज़र में। अब यहाँ पर एक मैं मिसाल दूँगा, गौहर रशीद जिन्होंने माखे नत का किरदार किया है। अब जब मौले ने उसको गधे पर बिठाकर उसकी हवेली या उसके महल में जहाँ भी रवाना किया है, उसके बाद तो होना चाहिए था कि वो एक पूरा वहाँ सीन क्रिएट होता उसके महल में जाकर। लेकिन उसके बाद आपने दिखा दिया सीधा रोमांटिक सीन, जनाब उसका मौले का और मुखो का। तो ये वो फुल टॉस थी जो आपने लेफ्ट कर दी। ये मेरी समझ में नहीं आया। अब आते हैं फ़िल्म के स्क्रीन प्ले पर, जिसके बगैर फ़िल्म को फ़िल्म कहा ही नहीं जा सकता। वो फ़िल्म नामुकम्मल है उसके बगैर। अब इस फ़िल्म का जो स्क्रीन प्ले है लेजेंड ऑफ मौला जट का, वो बहुत ही बुरा है। पैथेटिक। एक तो कहानी पहले कुछ नहीं है और रही सही कसर आपके जो स्क्रीन प्ले ने निकाल दी है। अब देखें, आपने अगर गाँव दिखाना है, तो आप यार कोई वहाँ को हवेली दिखा दो, कोई आप वो दिखा दो, कच्चे घर दिखा दो। आपने वो वहाँ महल दिखा दिए, वो आपने वो इतना बड़ा किला दिखा दिया। भई कौन से नत्थे हैं जो किले में रहते हैं? आपको तो मेरा ख़्याल है वो आपने बनानी थी, वो गेम ऑफ थ्रोन्स बनानी थी, आपने वो स्पार्टकस बनाना था, आपने वो ग्लैडिएटर्स बनानी थी और वो अर्तुगरुल वाली फ़ील आपने देनी थी। ये क्या था? इस चक्कर में आपने फ़िल्म का चरबा बना दिया कि दिखा बात आप कर रहे हैं उसकी कोर्ट मिठन की और दिखा आप रहे हैं वेस्टेरोस वाला स्क्रीन प्ले। ये क्या था? आपने भाई पंजाब का वो जट है, जो बचपन में जाता है एक अखाड़े में कि जहाँ पर वो कबड्डी वाला एक माहौल है या आप कुछ कह लें वो कुश्ती वाला माहौल है। 25 साल के बाद आपने उसको बना दिया ग्लैडिएटर। ओह व्हाट नॉनसेंस! अब आगे सुनिए, वो मौले जट को जिस जो जो दौर वो उन्होंने दिखाया, वो प्री हिस्टोरिक आप उसको कह लीजिए, वो दौर उन्होंने दिखाया। अब वहाँ पर वो जो मुखो है वो आती है उसको खाना खिलाने के लिए एक सीन के बाद, जब मौले को बहुत मार पड़ती है। वो वहाँ पर बजाय इसके कि वो साग रोटी लाए अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, वहाँ नान चने खिला रही है। मैं हैरान रह गया, यार ये क्या किया है? फिर वो जो कैद खाना सा दिखाया हुआ है, जेल वाला माहौल है, उसमें वो ख़मीरी रोटियाँ आप दिखा रहे हैं। ओह फॉर गॉड सेक यार, इतने बड़े बजट की फ़िल्म है और इतनी-इतनी चीज़ों पे आप उसमें काम नहीं कर सके। ऐसे सैकड़ों चीज़ें हैं फ़िल्म में, जिनको मैं अगर बयान करने बैठूँ तो वो ढाई घंटे की फ़िल्म है, 2 घंटे का मैं यहाँ आपको चीज़ें बयान कर दूँगा। तो इतना टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है। तो अब अगर आप इस सब को एक कमर्शियल फ़िल्म का नाम दे देंगे ना कि वो ये कमर्शियल फ़िल्म होती है, जैसे वो सलमान खान की फ़िल्में हैं या वो साउथ इंडियन फ़िल्में हैं और जनाब उसमें इतनी आपको एक वो क्रिएटिव लिबर्टी होती है कि आप वो मतलब हकीकत से हटकर आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। अब कहानी और स्क्रीन प्ले अपनी जगह वो मौजूद होते हैं, उन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, हर हाल में वो अहम होते हैं। कमर्शियल फ़िल्म के नाम पर आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि ब बस आपने वो यहाँ से तारा तोड़कर आपने ज़मीन में दफ़न कर दिया।
कमर्शियल फ़िल्म के नाम पर आप ये नहीं कर सकते। अब इसी से हम लिंक करते हैं मौलद जट के किरदार को। क्या बेहूदगी की है और कुछ नया करने के चक्कर में आपने मौलद जट को, यार वो इतना आइकॉनिक कैरेक्टर है हमारे पंजाब का, उसको आपने शराबी बना दिया है। वो कि जो लड़ाइयों पर जुआ खेलता है और उसके बाद वो जाकर बहुत सारी रोटी खाता है, चिकन खाता है और उसके बाद जाके वो शराब पीने लग जाता है। ओह! यार हद हो गई है। फिर एक जगह बड़ी अजीब हरकत हुई है, यहाँ पे मौला जट्टा आपने दिखाया है, यार उसका एक करैक्टर है। पहली बार उसने गंडासा उठाया फ़िल्म में और पहली बार गंडासा उठाकर जब वो गया है दुश्मनों को मारने-पीटने के लिए, वो वहाँ जाकर वो पता नहीं अजीब उसने हरकतें शुरू कर दी हैं। वो बजाय उसके कि जाके अपनी अथॉरिटी वहाँ ज़ाहिर करता कि भई मैं मौला जट हूँ यार, वहाँ जाके वो बन गया भांड। और उसकी जो टोन है ना डायलॉग की डिलीवरी वो होगी बिल्कुल मिरासियों वाली। तो मेरे नज़दीक वहाँ पर मौला जट ना दफ़न हो गया, मतलब ख़त्म हो गया वहाँ पे मौला जट। मैं कहता हूँ ख़त्म, टाटा, बाय-बाय। उसी वक़्त मेरे मुँह से ये लफ़्ज़ निकला कि ये फ़िल्म लेजेंड ऑफ मौला जट नहीं है, ये फ़िल्म डेथ ऑफ मौला जट है। मैं पूरी फ़िल्म में उस डायलॉग का इंतज़ार करता रहा, उस आइकॉनिक डायलॉग का इंतज़ार कि जो मौले ने मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। और जानते हैं वो डायलॉग कहाँ पर आया? ये मैं नहीं बताऊँगा, ये आप खुद देखिएगा जब आप फ़िल्म जाकर देखेंगे। अब इसके बाद इससे बुरी हरकत क्या होगी कि फ़िल्म पंजाबी है और किसी को ठीक से पंजाबी नहीं आती। उर्दू में पंजाबी बोली है सबने, सिर्फ़ हमज़ा अली अब्बासी, वो मुझे लगा कि शायद उसने कुछ बेहतर बोली है। और माहिरा को तो फ़िल्म में होना ही नहीं चाहिए था। बिलाल अशआरी को चाहिए था कि कमर्शियल फ़िल्म के नाम पर ये तजुर्बा ज़रूर करते कि किसी पुतले से इश्क करवा देते मौला जट का, शायद वो बेहतर हो जाता। फिर अगर आपने फ़िल्म पंजाबी में बनाने का फ़ैसला कर ही लिया था तो यार कम से कम आप किसी प्रोफ़ेशनल पंजाबी डबिंग आर्टिस्ट से डबिंग ही करवा लेते। आपने पूरी मंडी ठोकने का प्लान कर लिया था, जो आपने ठोक भी दी। कराची की मार्केट आपने कैप्चर करने के लिए जो पंजाब की मेजर मार्केट थी उसका आपने बेड़ा गर्क कर दिया। फिर डबिंग की अगर हमने यहाँ पर भी ज़िक्र किया है तो अगर फ़िल्म में जितने भी एक्स्ट्रास डेफ़िनिटली होते हैं, जो छोटे-छोटे जिनके 2-2 3-3 डायलॉग्स होते हैं, उनके साथ आपने क्या किया? वो एक ही बंदे से सबकी डबिंग करवा दी। सबकी नहीं चले, 90% से ज़्यादा की डबिंग एक ही बंदे ने की है। वो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे एक ही बंदा 4 बंदे खड़े हैं और सबकी चारों की एक ही आवाज़ है। कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। मैं नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसके बाद अगर हम इसके डायलॉग की बात करें तो पूरी फ़िल्म में कोई आइकॉनिक डायलॉग नहीं निकला। यकीन कीजिए, सिवाय वो तो पुराने डायलॉग है ना जो नूरी ने कहे हुए हैं, जो नासिरुद्दीन साहब ने लिखे हुए हैं। वो कि नवां है सोहणिया ते साहब बहादुर मेरी चमड़ी ढिल्ली कर ते मेरा सरिया तोड़ वगैरह ये सारी बातें ये पुरानी हैं। इसमें से निकला क्या है कि तेरे मेरे विचों जिहड़ा बच्चा होवेगा वो हरामदा होवेगा। फिर टन 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 तेरी भैन नूं मैं इससे आगे नहीं जा सकता। ये क्या मज़ाक था? बट नासिर अदीब साहब एक लाजवाब राइटर हैं, उन्होंने पुरानी मौला जट लिखी थी यार। मुझे नहीं लगता कि इसके डायलॉग उन्होंने लिखे हैं और वो ऐसा कुछ लिख सकते हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उन्होंने सिर्फ़ इनका नाम इस्तेमाल किया और उनको पैसे-वैसे दे के बस उनका नाम इस्तेमाल कर लिया बस, ये और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लगता। ख़ैर ये खबर है। अब आगे चलिए और ये भी सुनने में आया इसमें कि जो ऑन सेट राइटिंग चलती रही है, मौके पर डायलॉग लिखे जाते रहे हैं, मौके पर डायलॉग लिए जाते रहे हैं जनाब कि इस मोमेंट पर क्या होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर तो यही वो टन 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 निकलेगा और वो हरामदों वाली बात बीच में से निकलेगी, अच्छा कुछ नहीं निकलेगा। फिर अदाकारी पर आते हैं। हमज़ा अली बासी जैसे मैंने पहले कहा कि वो बेहतर लगे मुझे अदाकारी में भी, डायलॉग में भी। गौहर रशीद अच्छा खासा आगाज़ किया, लेकिन आखिर में जाकर वो क्या बन गया? वो मुन्ना, वो जो रॉडी राठौर में उसका बाप जी का बेटा होता है, वो पागलों वाले काम करता है। फिर हुमायूं मलिक को आपने वो 300 वाली वो एवरग्रीन बना दिया, आर्टिमीजिया, वो अजीब करैक्टर था, वो समझ नहीं आया। शफ़क़त चीमा के करैक्टर की तो मुझे सिरे से समझ ही नहीं आई ना कि वो फ़िल्म में कर क्या रहे हैं। नैयर एजाज़ भी अपने उसी ट्रांस में नज़र आए जो उनका ख़ास स्टाइल होता है एक्टिंग करने का, और फ़ारिस शफ़ी का तो आप ना ही पूछे तो अच्छा है। अली अज़मत का अपना अच्छा खासा ग्रैंजर है, वो लाहौर के इलाके के प्योर पंजाबी हैं। इतना अच्छा ग्रैंजर है उनकी आवाज़ का और आपने अजीब वो टोन उनकी बनवा कर वो गोगी का करैक्टर, ख़ैर मैं अब उस पर क्या कहूँ। तो ये इसमें जितनी भी ख़ामियाँ मैंने आपको यहाँ बताई हैं, ये ख़ामियाँ हैं डायरेक्टर की। बिलाल अशआरी बिलाशुबा एक अच्छे सिनेमाटोग्राफ़र तो हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो अच्छे डायरेक्टर यहाँ साबित नहीं हुए। फ़िल्म की बात अगर करें तो फ़िल्म में सिनेमाटोग्राफ़र ज़रूर मौजूद था, प्रोडक्शन क्रू ज़रूर मौजूद था, आर्ट डायरेक्टर भी था, लेकिन फ़िल्म का डायरेक्टर कहीं नहीं था, क्योंकि डायरेक्टर बाकी कामों में मसरूफ़ था, वो बाकी कामों में लगा हुआ था, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत थीं। वो प्रोड्यूसर भी था, वो सिनेमाटोग्राफ़र भी था, वो राइटर भी था। तो मेरी नज़र में बिलाल लाशारी इस फ़िल्म में डायरेक्टर से ज़्यादा प्रोडक्शन हेड साबित हुए हैं। देखिए, हमने मौला जट का जब ट्रेलर का रिव्यू किया था ना, तो उसमें हमने इस ख़दशे का इज़हार किया था कि जब एक शख़्स इतने सारे काम करेगा ना, तो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएँगी और कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हैं।
8 साल की जद्दोजहद और 80 करोड़ का बजट, वो ये जस्टिफाई नहीं कर सका कि लाइक ये क्या है? इतनी इस तरह की हिमाकतें मुझे समझ नहीं आया। ख़ैर, अब आप इन सब चीज़ों को खाली कमर्शियल फ़िल्म कहकर उन पे पर्दा नहीं डाल सकते हैं। तो जो भी हमने बातें की हैं, ये हमारी सोच है, इससे इख्तिलाफ़ करना आपका हक़ है, बात करना हमारा हक़ था। तो जो भी राय हो आपकी हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा और देखते रहिएगा हाफ़ स्टार।